हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन भारत के जो संविधान है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का मूलभूत ढांचा है वो कैसे निकल कर आया, उसका विकास कैसे हुआ, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं और क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का मूलभूत ढांचा है, वो निकल कर कैसे आया। तो दोस्तों क्या है कि जो अपना 1950 में एक गोपालनवाद और 1951 का शंकरी प्रसादवाद तथा 1965 का जो सज्जन सिंह वाद है, इन तीनों वादों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अर्थात इन जो वादों में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया गया था कि क्या जो मूल अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं उनमें संसद क्या संशोधन कर सकती है, इसी को लेकर चैलेंज किया गया था। दोस्तों, जो अपना 368 अनुच्छेद है वो कहता है कि संविधान में संशोधन करने, जो संविधान में संसद संशोधन करती है उसकी प्रक्रिया तरीके क्या हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इस समय अपने प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की उस समय रेपुटेशन भी बहुत अच्छी थी, उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकती थी। तो एक तरीके से उन्होंने अच्छी बात कही संसद के फेवर में, सरकार के फेवर में, कि संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है। फिर आया 1967। 1967 में गोलकनाथ वाद आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो मौलिक अधिकार है उनमें संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर आया 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, अतः जो गोलकनाथ वाद आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद है वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन नहीं कर सकती। इसी के खिलाफ आया था ये 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अर्थात आप देख सकते हैं कि इस दौरान संसद में और उसमें अपने सुप्रीम कोर्ट है उनमें एक विवाद चल रहा था। दोस्तों, 24वें संविधान संशोधन के हिसाब से संसद का कहना था कि जो अनुच्छेद 13 है उसमें विधि या लॉ नहीं है, इसलिए संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। इस तरह संसद ने कहा कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो सीमित है, संसद है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है। फिर इस हिसाब से 1972 में 25वां संविधान संशोधन आया। इसके तहत कहा गया कि जो मुआवजा शब्द है वो पर्याप्त मुआवजा में बदलकर जो संपत्ति के अधिकार उसमें संसद ने कटौती कर ली। ठीक है। और फिर मूल अधिकार हैं और जो डीपीएसपी है उनको प्राथमिकता देते हुए, उन पर जो विचार करते हुए संसद ने कहा कि जो मूल अधिकार है उनके ऊपर डीपीएसपी है। अर्थात संसद ने जो मूल अधिकार है उनको डीपीएसपी से नीचे कर दिया, अतः प्रायोरिटी दी डीपीएसपी को, जो अपने नीति निर्देशक तत्व हैं उनको प्रायोरिटी दी। साथ ही संसद ने कहा कि जो अनुच्छेद 39B है और जो 39C है उनकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, अतः सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल में लेने का प्रयास किया गया संसद के द्वारा। ठीक है। तो इसी के बाद में निकल कर आया अपना 1973 में केशवानंद भारती केस। इन्हीं दो संविधान संशोधन है उनको चैलेंज किया गया था। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद है वो मूल संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको चेंज नहीं कर सकती। यहीं से निकल कर आता है अपना संविधान का बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का मूलभूत ढांचा है वो यहीं से निकल कर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि केशवानंद भारती केस क्या था, यह कैसे निकल कर आया। ठीक है, उसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो केशवानंद भारती केस है वो केरल सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक दायर याचिका थी। दोस्तों, क्या हुआ था कि केरल भूमि सुधार अधिनियम था 1963, उसके तहत केरल सरकार द्वारा जो जमींदार थे और जो मठ थे उनके पास जो जमीन थी उनका केरल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। उसी के खिलाफ यह वाद आया था।
दोस्तों राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और अनुच्छेद 31 में जो निहित मूल अधिकार है उनके अतिक्रमण अर्थात उनको छीनने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दोस्तों जो केशवानंद भारती केस था वो 13 जजों की पीठ बैठी थी इसमें, इस बात को सुलझाने के लिए। इतने जज थे, 13 जजों की पीठ बैठी थी और ये अब तक की गठित सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। तो ध्यान रखना है इसमें कितने जज थे, इस पीठ में 13 जज थे और सुप्रीम कोर्ट की अब तक की जो जितनी भी पीठ गठित हुई है जिसमें जो न्यायाधीश कितने बैठते हैं उनमें सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है, जिसमें संविधान का बेसिक कंसेप्ट निकल कर आया था। ठीक है, केशवानंद भारती से क्या निकला, इसके जो निष्कर्ष थे वो क्या थे, उनके बारे में चर्चा की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि इसमें जो मूलभूत ढांचा है, सिद्धांत है, वो निकल कर आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अपना 24वां संविधान संशोधन है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसकी वैधता को बरकरार रखा। ठीक है, जिसमें 24वें संविधान संशोधन क्या था, ये था कि अनुच्छेद 13 है वो विधि या लॉ नहीं है जिसके तहत संविधान वो संसद है वो संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसकी वैधता को बरकरार रखा। साथ ही निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में या कोई भी प्रावधान हो, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, उनमें संसद अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहीं से निकल कर आता है अपना संविधान का बेसिक कंसेप्ट। संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ऐसे निकल कर आता है। ठीक है, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में जो अपना गोलकनाथ का जो वाद था उसको पलट दिया। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इसको पलटते हुए संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत संसद है वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, संसद की संविधान संशोधन करने की ये शक्तियां और जो विधायी शक्तियां हैं वो अलग अलग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहने का प्रयास किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो 25वां संविधान संशोधन था और जो 29वां संविधान संशोधन था उसकी वैधता को बरकरार रखा। सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशरी रिव्यू था, जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा थी, उसको हटाते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा छीनने का प्रयास किया है वो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके खिलाफ है, तो आप नहीं छीन सकते। ठीक है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा कि जो संसद है वो संविधान का जो प्रियम्बल है, अपनी जो प्रस्तावना है, उसमें संशोधन कर सकती है और उसको संविधान का एक भाग माना। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग कौन से वाद में माना, केशवानंद भारती में। साथ ही यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रियम्बल है उसमें भी अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, मूलभूत सिद्धांत का ढांचा है क्या, इसके बारे में जाने तो इसके अनुसार क्या है कि संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं वो इंक्लूड है जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, निरस्त नहीं किया जा सकता, संसद उन्हें चेंज अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि संविधान में जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है यह पद कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है मूलभूत ढांचे शब्द के बारे में। दोस्तों, संविधान के जो बेसिक अमेंडमेंट में उनमें क्या चीजें इंक्लूड की सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान, उनके बारे में बात कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो भारत की संप्रभुता है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। साथ ही नागरिकों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सुरक्षा है, वो है। इसके अलावा जो कल्याणकारी राज्यों का निर्माण करना, संविधान ही सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। साथ ही जो लोकतांत्रिक और जो गणतांत्रिक सरकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। साथ ही जो संविधान का पंथ निरपेक्ष और जो संघीय स्वरूप है वो बेसिक पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपनी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की जो
शक्तियों का जो पृथक्करण है इनके बीच में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों के पृथक्करण को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना। साथ ही राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्यायिक समीक्षा का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार भी मूलभूत ढांचे के पार्ट है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बीच में संतुलन बनाने का प्रयास किया, इनके बीच में सामंजस्य करने का प्रयास किया। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो समय के साथ मूलभूत ढांचा है, अगर कोई विशेषता आती है तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत तो आ तो गया, इसकी वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा करें। तो ये संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्तियां हैं, जो अनलिमिटेड शक्तियां हैं कि भाई संसद जो चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है। साथ ही यह जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है। ये अपने मूलभूत मूल्यों, सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कई सिद्धांतों को मूलभूत ढांचे में शामिल किया गया। दोस्तों, ये भारत में संविधान के कानून बनाने के आधार बन गए। ठीक है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि संविधान का जो संघीय ढांचा है वो कमजोर नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया। ठीक है। यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। ये इसके महत्व के बारे में देख लिए। अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि मूलभूत ढांचे का महत्व तो हो गया, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं, इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उसके बारे में भी देखा जाए। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट तो दे दिया, लेकिन इसको ठीक से परिभाषित नहीं किया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया। ये वर्तमान में भी एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। ठीक है। इसकी व्याख्या भ्रम की स्थिति बनी रहती है बेसिक स्ट्रक्चर को, कंसेप्ट को लेकर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जुडिशली एक्टिविज्म था, जो न्यायिक सक्रियता थी, उसका भी विस्तार कर दिया। दोस्तों, इस सिद्धांत के उपयोग से जो न्यायालय था वो जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, उनके द्वारा जो पारित किया गया संविधान संशोधन है उसको अमान्य घोषित करने में समर्थ हो गई। अर्थात उसने जो नेताओं की चाबी है वो अपने हाथ में ले ली। अर्थात नेता जो अब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो अपने मन चाहे इस हिसाब से ऐसा कुछ ही नहीं कर सकते। ठीक है। उदाहरण के लिए माने तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लेकर एक प्रावधान आया था। क्या था वो प्रावधान? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रयास किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ठीक है। सेकंड बात करें तो यह सिद्धांत है वो संसद की संप्रभुता को नियंत्रित करता है। ठीक है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यह सिद्धांत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति है उस पर कंट्रोल करता है। इससे संसद की जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसको एक चुनौती मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए जब जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष स्पेशल दर्जा दिया गया था, विशेष दर्जा दिया गया था, उसको हटाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी। किस आधार पर चुनौती दी गई थी? कहा गया था कि यह जो विशेष दर्जा हटाया गया है वह संघवाद, पंथ निरपेक्षता, आत्मनिर्णय का जो अधिकार होता है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को कमजोर करता है। इन्हीं को आधार मानकर इस विशेष दर्जे को जब हटाया गया था तब इसको चुनौती दी गई थी। हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जे का स्थान है वो समाप्त किया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को संवैधानिकता को बरकरार रखा, उसे नेग्लेक्ट नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट कमजोरी की बात की जाए इसमें तो यह सिद्धांत के कारण संविधान में संशोधन करना कठिन हो सकता है, भले ऐसा संशोधन बदलती परिस्थितियों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए अनिवार्य ही क्यों न हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या किया जाना चाहिए, अर्थात तो आ गया इसमें सुधार करने के लिए और क्या कुछ उपयोग करना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है तो मैं मान सकती हूँ कि आप इसके सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है मूलभूत ढांचे की, तो इसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषित करने की आवश्यकता है।
ताकि जो भ्रम होता है, जो व्याख्या होती है, उसके लेकर कोई भ्रम की स्थिति दिमाग में ना रहे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मूल्यों, मौलिक सिद्धांतों को भी परिभाषित किया जाना चाहिए जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि क्या संशोधित आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुप्रयोग में निरंतरता होनी चाहिए। इस सिद्धांत को सभी मामलों में सतत रूप से लागू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा संविधान के मूल विशेषताओं के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। साथ ही न्यायिक सक्रियता को सीमित भी किया जाना चाहिए। दोस्तों, न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा मूलभूत ढांचे के संरक्षण संबंधी कार्यों में संयम बरतना चाहिए। साथ ही न्यायालयों को शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत और संसद की भूमिका का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जन जागरूकता और जन भागीदारी होनी चाहिए। मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के महत्व और देश के शासन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए जन जागरूकता और जन भागीदारी आवश्यक है। इससे मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रति जन समर्थन के निर्माण और संविधान के संरक्षण में इसके निरंतर प्रासंगिकता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था वो कौन कौन से वाद में इसको बरकरार रखा, विकास क्रम इसका क्या रहा। दोस्तों, 1975 में आया था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था कि जो 39वां संविधान संशोधन आया था 1975 में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव थे उनके विवादों को लेकर संसद ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है इनके ऊपर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। ठीक है, जो चुनाव थे प्रधानमंत्री के और लोकसभा स्पीकर के, उसकी न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी 39वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, संसद के द्वारा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने नेग्लेक्ट कर दिया और मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की बात कही। ठीक है, फिर बात आता है 1980 का मिनर्वा मिल्स-वाद। ठीक है, मिनर्वा मिल्स-वाद। दोस्तों, इसमें संसद संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर संविधान की मूल संरचना को नुकसान और क्षति नहीं पहुंचा सकती। यह कहा कि जो संसद है वो जो उनको जो अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन करने की शक्ति मिली हुई है उसका वो ज्यादा प्रयोग करके जो प्रयोग नहीं कर सकती और जो अपना मूलभूत सिद्धांत है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, फिर आता है 1981 का वामनराव बनाम भारत संघवाद। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद अधिनियम संवैधानिक कानूनों पर लागू होगा, न कि उससे पहले के संवैधानिक कानूनों पर, अर्थात यह पूर्व व्यापी नहीं होगा। अतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केशवानंद भारती केस आया था उसके बाद के जो केस आएंगे उन्हीं पर ही बेसिक स्ट्रक्चर है वो लागू होगा। उसके पहले के निर्णय जो 1975 के पहले के जो भी निर्णय होंगे उनके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, कौन सा केस था ये? वामनराव बनाम भारत संघवाद। ठीक है, फिर आता है अपना 1992 का कियोतो होलोनवाद। ठीक है, 1992 का, इसके तहत स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को मूलभूत ढांचे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखना ये दल बदल जो कानून आया था उससे रिलेटेड वाद है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है उसको बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया। फिर आता है 1992 का इंदिरा साहनीवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल ढांचा है उसमें जो विधि का शासन होता है, लोको शासन होता है, उसको शामिल किया। ठीक है, जो अपना अनुच्छेद 14 आता है उसमें विधि के शासन की बात की गई है, उसी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाद आता है 1994 का एसआर बोम्बे वाद। ठीक है, एसआर बोम्बे बनाम भारत संघवाद 1994। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दोहराया कि जो संघवाद है भारत की एकता, अखंडता है, अर्थात जो पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है और जो अपना सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है और जो न्यायिक समीक्षा है वो मूलभूत ढांचे के पार्ट है। ठीक है,
एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मूलभूत ढांचे में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कौन कौन सी चीजें शामिल है। संघवाद, भारत की एकता अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टाइम एक अलग यूनिक वीडियो के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।